फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ का जो है 498A में क्या रूल होता है और उससे क्या सवाल पूछने चाहिए आपको अपने केस में, ताकि आपका जो केस है वो मजबूत हो जाए और अच्छी तरह चले। अब देखिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो 498A की FIR के बाद जो है SHO जो उस पुलिस स्टेशन का है वो अपॉइंट करता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम क्या होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये काम होता है कि वो जो है उन विटनेस की तलाश में रहता है जो कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट में लिखे हैं। यानी अगर कंप्लेनेंट ने या वाइफ है कंप्लेनेंट जनरली अपने माँ बाप का नाम जो लेती है या ब्रदर का नाम लेती है, या फिर अगर पंचायत हुई है तो इंडिपेंडेंट विटनेस भी पिक्चर में आ जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम ये होता है कि वो जो है उन विटनेसेस को बुलाए और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। ये स्टेटमेंट होती है 161 की, 161 की। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आईओ को ये लगता है कि कोई रिकवरी है, यानी कुछ रिकवर करना है, जैसे स्त्रीधन है, स्त्रीधन की रिकवरी अगर करनी है एक्यूज के घर से, अगर कंप्लेनेंट ये कहती है कि अलमारी में है ज्वेलरी मेरी सारी उनके घर के अंदर है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये काम भी होता है कि वो जो है सर्च करे एक्यूज्ड के घर में। अगर स्त्रीधन की कोई ज्वेलरी जो है वो ये कहती है कि मेरी ज्वेलरी जो है अलमारी के अंदर पड़ी है, वो अलमारी को रिकवर करे और अलमारी से जो है ज्वेलरी को रिकवर करने का काम भी आईओ का होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, कई केसेस में रिकवरी होती ही नहीं है। तो अभी जो है इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो आईओ है वो मेनली जो है 161 के बयान के लिए काम करता है, यानी जो विटनेसेस हैं उनके बयान जो है रिकॉर्ड करता है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो साइट प्लान भी बनाता है। नक्शा जो है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, घर के अंदर हुआ है, तो वहाँ पे का जो है नक्शा जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करता है, या पूरी जो है चार्जशीट जो है आईओ जो है बनाता है। वो पूरा ब्यौरा देता है कि उसने क्या क्या काम किए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में। तो ये तो पूरा रोल है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक विटनेस भी बनता है। जब चार्जशीट फाइल होती है तो वो उसका नाम भी लिस्ट ऑफ विटनेसेस पे आता है, क्योंकि उसका नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में है और वो जो है गवाही देने आएगा आपके खिलाफ, और आपके खिलाफ जो है केस उसने बनाया है, तो जाहिर है कि आप जो है उसे जो है क्रॉस एग्जामिन भी करोगे। अब एक चीज जो है मेरे जो दिमाग में ये आती है कि जब आईओ जो है आपको बुलाता है, कंप्लेनेंट को बुलाता है और दोनों के बयान जो है दर्ज करता है, और आपको पता है कि केस झूठा है, फिर भी वो केस क्यों बनाते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपने चाहे अपना प्रेजेंट कर दिया हो, एविडेंस सारा जो है आईओ को दे दिया हो, पर आईओ वो चीज लगाता नहीं, सिर्फ जो कंप्लेनेंट का बयान है या उसके घर वालों के बयान है वो जो है चार्जशीट के अंदर जो है लगा देता है। इसमें जो है प्रॉब्लम ये आती है कि आपको जो है फिर डिफेंस एविडेंस लीड करना पड़ता है और सालों साल जो है केस चलता है। अब पुलिस जनरली फॉल्स रिपोर्ट इसलिए फाइल नहीं करती है क्योंकि पुलिस वालों पे इंक्वायरी हो जाती है कि उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट क्यों फाइल की है। फॉल्स रिपोर्ट फाइल करना बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस जनरली मैजिस्ट्रेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते फॉल्स रिपोर्ट के लिए, और वो जो है री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं, या फिर कंप्लेनेंट जो है प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर देती है, तभी उन्हें जो है जबरदस्ती ही सही तो केस तो बनाना ही पड़ता है, चाहे जो है सबूत वाइफ के पास है या नहीं है, चाहे उसके जो घर वाले हैं वो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो 498A में जो है FR लगाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो जो है केस बनाता है और खुद भी जो है विटनेस बन के आता है। अब मैं जो है मुद्दे पे आता हूँ कि जो आईओ है उससे क्या सवाल पूछने चाहिए आपको, वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आईओ जो है 161 के बयान जो है दर्ज करता है, वाइफ के भी, वाइफ के रिलेटिव्स के भी। अब क्या होता है कि कई बार जो है बयान में जो है जो पुलिस को दे रहे हैं और जो वो कोर्ट में आके बोलती है उसमें जो है डिफरेंस होता है। आप जो है एक चीज करते हो, जब आप वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, तो आप जो है उसे कन्फ्रंटेशन करते हो। कन्फ्रंटेशन एक बहुत अच्छा टूल है क्रॉस एग्जामिनेशन का। जब आप उसे कन्फ्रंट कराते हो कि ये जो स्टेटमेंट आप कह रहे हो अभी कोर्ट में, क्या आपने ये स्टेटमेंट पुलिस को दी थी, वो हाँ या ना में जवाब आएगा। वो बोलेगी नहीं, मैंने कोई पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दी।
और सपोज वो स्टेटमेंट 161 के बयान में है, तो आप उसे मार्क करके दिखाओगे कि आप यहाँ कह रहे हो कि आपने नहीं दी पुलिस को, बट यहाँ पे ए से A1 यानी वो मार्क पोर्शन आप दिखाओगे, उसे कन्फ्रंट करोगे और बताओगे कि ये स्टेटमेंट तो आपने पुलिस को दी थी, तो फिर वो बोलेगी मैंने तो नहीं दी। फिर आप जो है आईओ साहब से कन्फ्रंट कराओगे, क्या आपने ये जो स्टेटमेंट है ए से A1 जो कंप्लेनेंट कह रही है कि इसने जो है पुलिस वाले को नहीं दी, पुलिस को नहीं दी, तो क्या ये स्टेटमेंट आपने खुद से रिकॉर्ड की है या कंप्लेनेंट ने सही में आपको दी है? या तो इसमें दो सिचुएशन होती है, या तो कंप्लेनेंट जो है झूठ बोल रही है कि उसने जो है स्टेटमेंट दी थी और कोर्ट में आके कह रही है स्टेटमेंट नहीं दी है, या फिर आईओ ने जो है गलत रिकॉर्डिंग की। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आईओ जो है जनरली ब्लेम अपने पे नहीं लेंगे, वो ये कहेंगे कि कंप्लेनेंट ने स्टेटमेंट ये मुझे दी, तो वहां पे जो है कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो जाएगा कि कंप्लेनेंट जो है झूठ बोल रही है। उसने आईओ को स्टेटमेंट दी और कोर्ट में कह रही है स्टेटमेंट नहीं दी, और आईओ ये कह रहा है कि उसने जो है स्टेटमेंट पुलिस को दी। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आपका आ गया है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आप फाइनल आर्ग्यूमेंट में यूज कर सकते हो, इस पे ज्यादा क्वेश्चन और पूछने का है नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो है इसमें जजमेंट है एक जीबी पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। ये बहुत अच्छी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जब भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है पुलिस स्टेटमेंट में और जो कोर्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें, उसको जो है कन्फ्रंट आपको आईओ से करना है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये सब बोला गया है, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो हमेशा जब भी स्टेटमेंट आप वाइफ की रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको जो है अगर उसमें लगता है कि वाइफ कुछ और बोल रही है, पुलिस को और कुछ बयान दिया है, तो ये चीज आपको जो है आईओ से कन्फ्रंट करानी पड़ेगी। आईओ साहब से पूछना पड़ेगा, आईओ साहब क्या आपने जो है ये स्टेटमेंट वाइफ की रिकॉर्ड की थी? हाँ या ना में जवाब आएगा। वो बोलेंगे हाँ मैंने रिकॉर्ड की थी। आपने क्या है ये ए से A1 पोर्शन भी रिकॉर्ड किया था? वो बोलेगा हाँ एज इट इज इन्होंने बताया था तो मैंने एज इट इज लिख दिया। बस आपका काम खत्म हो गया। आपको बस एक सजेशन देना है कि ये स्टेटमेंट जो है आपने खुद रिकॉर्ड की थी, वाइफ के कहने पे नहीं की थी। बस ये सजेशन देके जो है केस को खत्म कर देना। अब जो है नेक्स्ट एक और चीज आती है और एक और जजमेंट पे आता हूं। एक और केस ये है डिले। 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में डिले हुआ है। इसमें ये होता है कि आप सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे आईओ से? आप पूछेंगे कि एफआईआर होने के बाद आपने कितने दिन बाद जो है वाइफ और उसके रिलेटिव की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। सपोज एफआईआर हुई आपकी जून में और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है अगस्त में, तो आपको जो है ये पूछना है कि ये स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड की। आईओ बोलेगा 2 महीने 3 महीने बाद एफआईआर के मैंने रिकॉर्ड की। जनरली 161 की स्टेटमेंट्स में डेट कई बार लिखी होती है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने दिन का जो है डिले है। 2 महीने 3 महीने बहुत इनऑर्डिनेट डिले होता है। एफआईआर लॉन्च होने के तुरंत बाद जो है इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो जानी चाहिए, पर अगर ऐसा नहीं होता तो एक डिले भी आप एक ग्राउंड ले सकते हो अपने डिफेंस में। जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लॉयर्स हैं जो ये चीज करते हैं। मैंने कहीं किसी भी जजमेंट में ये नहीं देखा कि 161 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है उसके डिले के ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछे हो आईओ साहब से। तो ये आपको करना है, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, और कोई नहीं देगा ये। तो अब मैं जो है एक डिले के बारे में बात कर रहा हूँ कि 161 के स्टेटमेंट की डिले जो है, 161 का स्टेटमेंट जो है जो डिले हो गया, वो आप पूछोगे कितने दिन का डिले था, वो बोलेगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना का डिले हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछोगे आप? नेचुरली ये पूछोगे ये डिले क्यों हुआ, क्या कारण था इस डिले का। इसकी एक्सप्लेनेशन आईओ साहब को देनी पड़ेगी। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, रणबीर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। रणबीर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा
IO should be asked why there is a delay in 161 statements. IO से आपको पूछना है कि 161 की स्टेटमेंट में डिले क्यों हुआ, क्या रीजन था डिले का. डिले इन FIR एंड डिले इन 161 स्टेटमेंट कैन बी फेटल टू द प्रोसिक्यूशन. ये आप याद रखिए कि प्रोसिक्यूशन के लिए वो सबसे फेटल है जब 161 की स्टेटमेंट और की डिले और FIR की डिले ये फेटल होते हैं. IO को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो उसने डिले किया. अगर एक्सप्लेनेशन प्लॉजिबल है तभी कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा. अगर एक्सप्लेनेशन प्लॉजिबल नहीं है, ये आपके लिए एक अच्छा डिफेंस होगा, तो ये आपको हमेशा यूज करना है. अब दूसरी चीज है, एक सजेशन आप देंगे. सजेशन क्या देंगे? सजेशन ये देंगे कि आई सजेस्ट टू यू दैट यू हैड कंसल्टेशन एंड डिलिबरेशन विद द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस. मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने जो है पूरा सोच समझ के और कंसल्टेशन लेके डिलिबरेशन करके आपने जो है ये केस बनाया है. IO जो है केस का करता रहता है. IO इज एन आर्किटेक्ट ऑफ अ केस. जो IO केस बनाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस हिसाब से प्रेजेंट कर देता है. जो फैक्ट्स जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स हैं वो IO साहब बनाते हैं. तो IO साहब क्यों डिले हुआ, रीजन तो बताइए, क्या डिले हुआ, इतना डिले क्यों हुआ? 20 दिन 30 दिन का डिले. आप एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हो. नाउ दे कैन से कि मेरे पास काम बहुत था, उस टाइम में बहुत काम था, बहुत सारी FIR मेरे को असाइन की हुई थी. ठीक है, तो आप उनसे सारा रिकॉर्ड मंगवा लीजिए कि उन दिनों का जो 1 महीने का सारा रिकॉर्ड ले आइए. क्या काम किया आपने, कितनी स्टेटमेंट्स आपने रिकॉर्ड की हैं उन दिनों में, और कितनी एक दिन में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते थे. 30 दिन का बैकलॉग क्या था, आपकी प्रायोरिटीज क्या थी, किस केस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी थी, उनमें आपने क्या काम किया है. वो जो है अगर नहीं ला सकते, आप रिकॉर्ड ला सकते हो उस चीज का. अगर वो नहीं ला सकते रिकॉर्ड, तो देन देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू व्हाई देयर इज अ डिले ऑफ 20 से 30 डेज. अब वो डिले इसलिए है क्योंकि आपने जो है पूरा सबको बुलाया, कंसल्ट किया, अच्छी तरह से रटवा के जो है स्टेटमेंट्स बोला कि ये सब आप अच्छी तरह से जो है स्टेटमेंट्स याद कर लो, और उसके बाद जो है आप जो है स्टेटमेंट्स जो है मुझे देना. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का. अगर आपने ये चीज को पक्का कर लिया तो आपका 498A सोचो आपके फेवर में एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे. ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद, थैंक यू.